वंदे मातरम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य वंश। इससे पहले हम एंशिएंट इंडिया में डिस्कस कर चुके थे, लास्ट नंद वंश था। तो सबसे पहले मौर्य वंश जानने से पहले हमको इसके राजाओं के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मौर्य वंश में स्रोत कहाँ से है, मौर्य वंश के बारे में पता कहाँ से चला है। नहीं बोलते हैं अगले दिन की आशा होना चाहिए तभी उठने का मजा आता है। अब कुछ कल की कुछ आशा ही नहीं है तो उठने का क्या मजा आएगा। जिस दिन देखिएगा कुछ काम रहेगा उस दिन उठने में मजा आता है सुबह। बड़ा सुंदर। तो चलिए सबसे पहले दो तरह के स्रोत से हमको पता चला है मौर्य वंश के बारे में। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसको बोलेंगे? ऐसा स्रोत जो खुदाई से प्राप्त हो या जिसको खोज के प्राप्त हो खुदाई से। क्या क्या? जैसे अभिलेख, और इसमें से अभिलेख में भी तीन अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जूनागढ़, महाश्यान और सोहेगेरा का अभिलेख। ये तीनों अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिला है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा मुद्रा, पैसा। आज का पैसा हम देखते हैं कि नहीं? गांधी जी का फोटो है, देखते हैं कि नहीं? तो गांधी जी का फोटो है, अशोक स्तंभ लगा रहता है और वगैरह वगैरह फोटो चित्र। तो बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा और आज का जब नोट मिलेगा, सिक्का मिलेगा, तो इससे लोग पता कर सकेंगे कि नहीं? तो मुद्रा से भी पता चलता है। तीसरा चीज मृद भांड। चौथा स्मारक, बड़े बड़े स्मारक भी बने हुए हैं चारों तरफ। फिर चित्रकला, पेंटिंग से भी पता चलता है। तो ये सारा चीज को रखा गया है पुरातात्विक स्रोत में। किसमें रखा गया है? पुरातात्विक। जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, गांधार शैली की बात कर रहे थे, किए थे कि नहीं? गांधार शैली, द्रविड़ शैली, तो सब कहां से पता चला? चित्रकला, स्मारक, ये सारे चीज से। देखिएगा हमारे यहाँ मंदिर बनाने का जो उत्तर भारत में टेक्निक्स है वो अलग है, जबकि तुलना में दक्षिण भारत के दोनों जगह का टेक्निक्स क्या है? अलग है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या बनाने का? मंदिर बनाने का, घर बनाने का, पहनावा में भी डिफरेंस पाया जाता है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं संस्कृति। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो साहित्य, जो लिखा हुआ मिले किताब में, तो इसका बहुत सारा स्रोत मिला है मौर्य वंश का। सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य। और कौटिल्य नाम था चाणक्य का, जिसका चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे चाणक्य। इसके बाद मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा जो इसका नाम है इंडिका, उससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। फिर हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्णन। फिर विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, दंडिन का 10 कुमार चरित्र, बाणभट्ट की कादंबरी, विष्णु पुराण के टीकाकरण श्रीधर स्वामी। विष्णु पुराण का जो टीका जिन्होंने किया है, टीकाकरण लिखा है, वो है श्रीधर स्वामी। फिर पतंजलि के महाभाष्य, सिगली ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। इन सब से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और इसी के स्रोत के आधार पर हम मौर्य वंश को एक निश्चित कालानुक्रम में रख सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में भी हम लोग देख लिए कि इसके जानकारी स्रोत कहां से था। तो एक चीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछ लेता है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसकी मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी। ये चीज याद रखिएगा। मतलब देखो, निर्माण मतलब क्या? जो सबसे पहले बनाया, और मरम्मत मतलब क्या? कि उसको फिर से टूटने फूटने के बाद ठीक करवाया गया। तो बनाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को, और मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने। अब हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये मौर्य वंश का संस्थापक था। तो बेसिक बात देख लेते हैं। सबसे पहले तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य के साथ मिलकर इसने नंद वंश का विनाश किया। अब चाणक्य के साथ ये मिला कैसे और इसके पीछे क्या कहानी था, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रीकों ने इसे सेंड्रोडोटस कहा था। ग्रीक जो थे इसे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोडोटस कहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन आया था उसमें बिहार, नेपाल, दक्कन आदि क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो चुके थे। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, राज्य चिन्ह मयूर था। और यह मयूर जो है ये लोरियांद गंड स्तंभ से लिया गया है जो चंपारण में है। चंपारण मतलब बिहार में है। भारत का मुक्तिदाता या पहला स्वतंत्रता सेनानी भी किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। प्लूटार्क और एपन ने इसे एंड्रोकोटस कहा, सेंड्रोकोप्टस फिलाकर्स ने कहा था। अब देखिए
अब इसके बारे में कोई फिक्स जानकारी तो नहीं है, इतिहास में भी विवाद है। जैसे ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के बारे में पढ़ाए थे, सिकंदर अपना उम्र का लगभग 20 साल में 20 वर्ष में राजा बन गया। सिकंदर 20 वर्ष में राजा बन गया था और उसका सपना था कि पूरा विश्व को जीतना, और वो कुछ क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ा था, बताए थे सीरिया वगैरह को जीतते हुए। तो वो पहुंच गया था तक्षशिला। कहां पहुंच गया था? तक्षशिला। और उसकी मारक क्षमता देख के, उसको देख के जब तक्षशिला में उसने यहां भी लड़ाई किया, फिर पंजाब वाला क्षेत्र पहुंचा तो वहां राजा पोरस को भी हरा दिया। तो चाणक्य जो तक्षशिला में प्रोफेसर थे, एक टीचर थे जिनका नाम था चाणक्य, बहुत बड़े विद्वान थे। गुरु चाणक्य दिमाग से बहुत तेज आदमी थे, काले रंग के थे, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, ठीक है। मतलब तो चाणक्य ने क्या सोचा कि किसी भी तरह हमको सिकंदर को रोकना है ताकि ये नेक्स्ट वाला क्षेत्र एरिया जीत ना पाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले चाणक्य इसके लिए पहुंचता है नंद वंश के राजा धनानंद के पास। कहां पहुंचता है? धनानंद के पास। हम बताए थे नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था, नंद वंश से पढ़ाए थे। धनानंद के पास, तो धनानंद सुबह सुबह राजा लोग क्या करता था कि दान देता था, तो सब पंडित बैठा था, तो एक तरफ कौन बैठा था? चाणक्य भी बैठा था। और चाणक्य जब बैठा तो धनानंद आया, तो धनानंद चाणक्य को देख के हंस दिया, बोले ये और ब्राह्मण काला है, दिखने में भी बदसूरत है, क्या चाहिए तुमको? तो चाणक्य बोला देखिए ऐसा मत बोलिए, समझिए पहले मुश्किल को कि सिकंदर हमला कर दिया है और वो धीरे धीरे क्षेत्र को जीत लेगा। तो आपको क्या करना है? सब राजा को मिलके अखंड भारत का सपना उसको बताया। चाणक्य ने पहली बार अखंड भारत का सपना देखा था। अखंड भारत मतलब एक ऐसा भारत जिसके कोई खंड या कोई टुकड़े ना हो। और उस समय चाणक्य ने कहा कि ठीक है हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, तो इसके लिए आप धनानंद, राजा धनानंद को बोला कि आप आगे आइए और आप धीरे धीरे क्षेत्र को जीतते चलिए। तो राजा धनानंद चाणक्य का मजाक उड़ा दिया, और इतना मजाक उड़ाया कि इसको बुरा लग गया। तो चाणक्य क्या बोला बुरा लगने के बाद? चाणक्य बोलते हैं वहां पे कि मैं अपनी बंधी हुई चोटी खोल रहा हूं और तब तक इस चोटी को नहीं बांधूंगा जब तक धनानंद मैं तुम्हारा पूरा विनाश नहीं कर दूंगा। और ये प्रण लेते हुए निकल जाता है। अरे चाणक्य तो एक आदमी था ना, धनानंद के लिए चाणक्य को मारना कोई बड़ी बात थी क्या? वो चाहता तो तुरंत मार देता चाणक्य को। लेकिन चाणक्य देखो, एक गुरु का, एक ब्राह्मण का या एक विद्वान का क्या शक्ति होता है। ब्राह्मण मतलब क्या? जाति के अनुसार नहीं बात कर रहे हम, कर्म के अनुसार। तो इसका क्या ताकत होता है, ये ताकत के बारे में हम लोग कब देखते हैं? जब चाणक्य का कहानी को देखते हैं। अब क्या होता है कि चाणक्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और वहां से निकल गया धनानंद के दरबार से। और धनानंद के दरबार से निकल के चाणक्य जा रहा था, तो बीच में जंगल मिलता है जहां पे कुछ बच्चा लोग गाय चराने के लिए गया था, बैल चराने के लिए गया था, और वो लोग खेल रहा था। राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। अब खेल रहा था, अब खेलते खेलते उसमें से एक बच्चा राजा बना था और बाकी सब प्रजा, मंत्री, सेना, ये सब बना था। तो जो राजा बना था उसको देख के पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे लगा, क्योंकि भविष्य भी शायद लगता है देख सकते थे। तो वो उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे के पास जाके बोलता है, हे राजन मुझे दान चाहिए, ऐसे मजाक मजाक में। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है ठीक है, वहां पे जितनी भी गैया है आपको जो चाहिए जाके ले लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब ऐसा बोला तो चाणक्य को लगा नहीं, इसमें तो दम है। तो चाणक्य उसके खेल को देख के ऐसा समझता है, और चाणक्य उसके बाद क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को ले लेता है साथ में और बोलता है चलो अपना घर। और ये इसको लेके पहुंचता है इसकी मम्मी के पास। तो इसकी मम्मी मुरा नाम की, इसकी मम्मी का नाम मुरा था। मुरा के पास पहुंचते हैं वो और जाके क्या बोलते हैं कि चंद्रगुप्त को दे दीजिए। तो उस समय लड़का को बेचा भी जा सकता था, तो किसी तरह डरा धमका के पैसा उसा देके चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी मां से खरीदने के बाद लेके चल जाते हैं तक्षशिला। कहां पे पहुंच गए? तक्षशिला। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय था और सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय था। यूनिवर्सिटीज आज जो बीए बीकॉम कर रहे हैं उस समय यहां से होता था। अब पहुंचा लेके तक्षशिला और वहां पे सब लोग बैठा हुआ था।
चाणक्य लेके पहुंचता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो ट्रेनिंग होता है वो तक्षशिला में ही होता है। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग, और उसको पर्सनली ट्रेन कर रहे थे कौन? चाणक्य। चाणक्य उसको कुछ कुछ बातें बेसिक बेसिक समझा दिए थे कि अखंड भारत का निर्माण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देख लेते हैं कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बोला गया है, जबकि स्पूनर में पारसी बोला गया है। बोला था ये पारसी है। पुराण बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये शूद्र था, जबकि जैन तथा बौद्ध ग्रंथ मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? एक क्षत्रिय। मौर्य को इनके माँ बाप से खरीदा था, अभी मैंने आपको बताया। तो उनके गोपालक, उनके पिता जो उनको पालते थे, उनका नाम गोपालक था। 1000 करपासन में खरीदा था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, और खरीदने के बाद इसको लेके चल गए तक्षशिला। चंद्रगुप्त 16 वर्ष का था जब उसको तक्षशिला लेके गए थे, ऐसा एरियन ने कहा है। एरियन एक इतिहासकार है, उसने कहा। और तक्षशिला में यह नियम था कि केवल वह ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया जाता था, इसके अलावा शूद्र और वैश्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था वहां पे। अब तक्षशिला हम लोग पढ़ रहे, तो तक्षशिला के बारे में एक लाइन जान लें कि भरत वंश के राजा तक्ष ने बनाया था। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज था उसको भरत वंश के राजा तक्ष ने उसको बनवाया था। वहां पे शिक्षा लेने वाले, तक्षशिला में शिक्षा लेने वाले एक से एक व्यक्ति थे, जिसमें राजा प्रसेनजीत, चाणक्य, पाणिनि, चंद्रगुप्त मौर्य, वसुमित्र, चरक और जीवक थे। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य लेके जाता है तक्षशिला, तो उसका उम्र 16 साल है। कुछ साल का वहां पे उनको ट्रेनिंग होता है, लेकिन उसी बीच कुछ साल बाद क्या करता है कि सिकंदर का हमला होता है। तो जब सिकंदर का हमला हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य गया सिकंदर के पास। चंद्रगुप्त मौर्य जाता है सिकंदर के पास, और सिकंदर के पास जाके बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य कि एकदम बिना डरे, सिकंदर उस समय इतना बड़ा था, और बिना डरे एकदम जाके लीडर खड़ा हो गया एकदम डॉन जैसा, और जाके बोलता है राजा धनानंद को हराने में मेरी मदद कीजिए। अब उसको गुस्सा आ गया, उतना बड़ा राजा कैसे जाके बोलेगा। अब वो बोला कि दूसरा को छोड़ो, पहले चंद्रगुप्त मौर्य का ही विकेट गिरा दो, मारो इसी को। अब पूरा आगे आगे चंद्रगुप्त मौर्य दौड़ रहा है, पीछे पीछे उसका सेना दौड़ रहा है। किसी तरह भाग के गिरते पड़ते चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच गया चाणक्य के पास, और चाणक्य के पास जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला ऐसा ऐसा हुआ था, मैं गया था सिकंदर के पास, सिकंदर ने ऐसा ऐसा मेरा हमको मारने का ऑर्डर दे दिया। तो चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को एक सीख देते हैं और बोलते हैं एक राजा के पास लोमड़ी तथा शेर दोनों के गुण होने चाहिए। मतलब कि दिमाग भी फास्ट चलना चाहिए और बाहुबल भी होना चाहिए, भुजा में ताकत भी होनी चाहिए, शरीर भी फिजिकली भी फिट होना चाहिए। एक इंसान के पास दिमाग तो तेज होना ही चाहिए स्वाभाविक तौर पे, और शरीर भी फिट होना चाहिए। अब इसके पास चंद्रगुप्त मौर्य को ये चीज समझ में आ गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे तैयारी किया, बहुत सारा टेक्निक सिखाया गया चाणक्य द्वारा, वो सेनाओं में घुस के वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो वो प्रत्येक बार हमला करता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये प्रत्येक बार हमला करता था किसके ऊपर? राजा धनानंद के ऊपर। लेकिन धनानंद की सेना, मगध की सेना इतनी मजबूत थी कि हरा नहीं पाता था। बहुत अटैक कर रहा, हरा नहीं पा रहा है। तो एक बार इसी तरह अटैक किया, लोग हार गया, लोग के पीछे धनानंद की सेना आ गई। तो एक कुटिया में जाके चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य रुका हुआ था। अब कुटिया में जाके रुका था, और इस कुटिया में रुकने के बाद वहां पे दोनों रात में रुके थे। तो उस वक्त वहां पे देखा गया कि एक बालक खाना खा रहा है, ठीक है, और वो चावल खा रहा था, कहीं कहीं पे रोटी भी लिखा है, आप जो मान सकते हैं, चावल खा रहा था। तो वो बालक क्या करता है, बीच से चावल उठा खाता है तो हाथ जला हुआ महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं अरे बुड़बक, तुम चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा काहे कर रहा है, बीच से उठा के मत खाओ, साइड से खाओ, साइड से खाने से थोड़ा ठंडा लगता है। चाणक्य को तुरंत समझ में आ गया, नहीं बोलते समझदार को इशारा काफी है, अब तुरंत समझ में आ गया। चाणक्य पहुंच जाता है वहां पे, और चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि बीच में अटैक मत करो, साइड साइड पे छोटा छोटा राजा को हराओ। तो मगध बीच में था, इधर जितना भी छोटा छोटा राजा इससे मिला हुआ था, पहले इसको हराया, इसको हराया, इस तरह करके क्या करने लगा चंद्रगुप्त मौर्य, सबको अपने में धीरे धीरे मिलाने लगा। और इस तरह हराते 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 एक समय ऐसा आया कि धनानंद अकेले पड़ गया, और 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हरा देता है। और क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य खुद राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में खुद राजा बन गया धनानंद को हरा के।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, ये मौर्य वंश का शासन जो है यहाँ पे मगध में शुरू होता है। देखिए आप, हमने अभी आपको बताया कि सिकंदर से मिलने गया था, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक कोई पुख्ता या ठोस प्रमाण नहीं है कि ये सिकंदर से मिलने गया था। लेकिन इस चीज के बारे में प्रमाण है कि इन्होंने कैसे हराया इसको, राजा धनानंद ने। चंद्रगुप्त मौर्य अब यहाँ पे हरा देता है और राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा के अब शासन व्यवस्था किसके हाथ में चला जाता है? मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व माना जाता है और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और इतना संभव चाणक्य के कारण हो पाया, और चाणक्य की नीतियों के कारण, चाणक्य के ट्रेनिंग के कारण चंद्रगुप्त मौर्य इतनी कुशलता से शासन चला रहा था, और चाणक्य भी जिंदा था, इतनी कुशलता से चल रहा था कि सारी जनता खुश थे, सब लोग खुश थे। चंद्रगुप्त मौर्य को रोड बिल्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे सड़कें बनवाई, बहुत सारा रोड बनवाई, इसलिए रोड बिल्डर भी कहा जाता है। एक घटना इसके साथ होता है 305 ईसा पूर्व। होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है। इसमें सेल्यूकस निकेटर आता था हमला करने और चंद्रगुप्त मौर्य इधर से जा रहा था, दोनों के बीच टकराव होता है। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो इससे पहले इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। इससे पहले हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य को देखी थी और वो चंद्रगुप्त मौर्य पे फिदा थी। तो सेल्यूकस निकेटर बोला ठीक है कोई बात नहीं है बेटी, अब जैसे हारिए गए हैं तो जाओ तुम्हें, तो हेलेना को आगे कर दी। अब हेलेना को देखते ही चंद्रगुप्त मौर्य फ्लैट बोला कि अरे चलो हरा दिए तो कम से कम लड़की तो मिल गया, शादी ब्याह हो जाएगा। और इसके बाद क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ शादी किया और सेल्यूकस निकेटर को बोला जाओ जाओ तुमको छोड़ दिए जाओ, नहीं जैसे उसका छीन लेता राइज वगैरह। तो क्या किया, अपना बेटी का आगे कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य फ्लैट हो गया शादी का चक्कर में, लड़की का चक्कर में। और इस प्रकार हेलेना से शादी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकेटर ने क्या सोचा कि हम अपनी बेटी दे के भेज रहे हैं, क्या पता वहां ले जाके खुश रखेगा कि नहीं, तो देखने के लिए, निगरानी करने के लिए वो आदमी को भेज देते हैं। तो निगरानी करने के लिए एक आदमी को भेजा, मेगास्थनीज को, बोला कि जाओ हेलेना को देखना सही से रख रहा है कि नहीं, खुश है कि नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरी हेलेना पे फिदा था, तो खुश तो रहबे करेगा, उसमें डाउट तो है नहीं। तो मेगास्थनीज वहां जाता है और यही मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा जिसको इंडिका बोलते हैं, शुरुआत में ही बताया मेगास्थनीज का इंडिका। और चाणक्य ने ही लिखा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का शादी होता है, सेल्यूकस निकेटर का हार होता है 305 ईसा पूर्व। अब 300 ईसा पूर्व में क्या किया, दक्कन के पठार को जीत लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस प्रकार इन्होंने एक साम्राज्य, अखंड भारत का जो सपना था, लगभग इन्होंने उस सपने को पूरा किया। और ये अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को मानने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानने लगा था? जैन धर्म को। और 258 ईसा पूर्व में 258 ईसा पूर्व में क्या किया, भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया। श्रवणबेलगोला जो है ये जैन धर्म के लोग वहां पे जाते हैं अपने अंतिम समय में और अपने शरीर का त्याग करते हैं बैठ के, इसको संथारा बोलते हैं। संथारा होता क्या है इसमें कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि मेरा शरीर का त्याग ना हो जाए, और अपने शरीर को त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार 258 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जाता है श्रवणबेलगोला और अपने शरीर का त्याग कर देता है, और यह अंतिम वर्षों में जैन धर्म को मानता है। इसकी पत्नियां थी, इसके अलावा दुर्धरा, हेलेना तो मैंने पढ़ाया, और नंदनी, ये इनकी कुछ पत्नियां थी। तो हम आज देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अगले क्लास में देखेंगे हम बिंदुसार, सम्राट अशोक, बाकी सबके बारे में।